हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की हम वीडियो में लेकर आए हैं टॉपिक वर्ब का। वर्ब क्या होती है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, किस किस तरह से वर्ब का यूज होता है, किस वर्ब का कहां पर यूज होता है, सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने बताया आपको कि मैं आपको ग्रामर सीरीज जो स्टार्ट की है, इस ग्रामर सीरीज को बेसिक से लेकर एडवांस तक टोटल ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा द वर्ब। क्या है? द वर्ब। वर्ब क्या होती है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल चीज है, आप सभी जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। बट क्रिया है क्या, इसको अगर डिफाइन करने को आ जाए, अगर कोई कह दे कि डिफाइन वर्ब, वर्ब को डिफाइन कीजिए, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? अलग अलग ग्रामेटिक्स अलग अलग अपने अपने डेफिनेशन देते हैं, लेकिन सबका सेंस कुल मिलाकर के सेम ही होता है। जैसे कि कई जगह सुना बताया जाता है कि अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड मतलब वर्ब क्या होती है? एक कार्य करने वाला शब्द होता है। ठीक है, अब हम सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, क्रिया किसी कार्य को प्रकट करती है, या फिर अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और इवेंट। मतलब सिंपल सी अलग अलग तरीके से कई तरह डेफिनेशन दी जाती है, बट हम शॉर्ट सी डेफिनेशन को समझेंगे। यहां पर हम कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर, डेफिनेशन इसकी कह सकते हैं कि अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, क्रिया किसी कार्य को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? क्रिया किसी कार्य को प्रकट करती है। जैसे कि एज एग्जांपल वी कैन से, एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो हम कह देंगे ईट। ईट मींस क्या होता है? खाना होता है। क्या होता है? खाना। ठीक है। ड्रिंक का मतलब पीना। ईट हो गया, ड्रिंक हो गया। गो मीन्स क्या होता है? जाना होता है। ठीक है। एंड गो के बाद हमने लिखा कम, आना। ठीक है, मतलब जो भी कार्य करते हैं, मैं एटसेट्रा इसको लिख दे रहे हैं, मतलब कि इस तरह लिखते रहे। बहुत सी वर्ब्स हैं, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना, पीना, सोना, जो भी कार्य हम करते हैं वो क्या है? क्रिया है। हम बोल रहे हैं, बोलना क्रिया है। आप सुन रहे हैं, सुनना क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। मतलब जो भी कार्य हम करें वो क्या है? एक क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। ठीक है, तो ये तो रहा वर्ब को डिफाइन करने के बाद वर्ब क्या होती है। बट वर्ब का भी यूज अलग अलग कई तरीकों से होता है। तो हम इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो काइंड्स की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम करने से काइंड्स की बात। क्लासिफिकेशन अलग चीज है, काइंड्स अलग चीज है। तो हम इसको देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ द वर्ब। काइंड्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के प्रकार, कितने प्रकार की वर्ब्स होती है, कितने टाइप्स की वर्ब्स होती है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली आप अलग अलग तरीके से कई प्रकार की वर्ब आपने पढ़ी होंगी। कहीं आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कहीं पढ़ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कहीं पर आपको ऑक्सिलरी मिलती है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब मिलती है। सब में कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये वर्ब है क्या। ठीक है, कहां पर कौन सी वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग है, कौन सी ऑक्सिलरी। मतलब ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वैसे तो एक ही है। ठीक है, लेकिन जो पूरी तरह से इसको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में नहीं जानकारी है, वो ये कंफ्यूज रहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसको बहुत से कम लोगों ने पढ़ा होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन में आपका वर्ब की करें तो जो आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, उन वर्ब्स में आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ जाती है। तो सिंपल चीजें कई तरह से क्लासिफिकेशन भी होता है अलग अलग, और वर्ब भी कई प्रकार के अलग अलग हो जाती है। तो इनको सबको आज डिटेल में हम समझेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट दिया गया है काइंड्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं वर्ब के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1, अगर हम फर्स्टली बात करें तो फर्स्टली हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव
वर्ब, जिसको हम हिंदी में साधारणतः कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया। क्या कह सकते हैं? अकर्मक क्रिया। क्या कह सकते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेकंड है वो होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है वो है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। ये भी आपने सुनी होगी, बट इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे, क्या क्या है इसके अंदर वो सब देखेंगे। तो लिंकिंग वर्ब को हम संयोजक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ये होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसी को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो होगा उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब को हम कह सकते हैं नहीं बल्कि होता है मुहावरेदार क्रिया। क्या कहते हैं? मुहावरेदार क्रिया। अब ये 5 टाइप्स की वर्ब्स हो गई। अब इनको डिटेल में हम समझते हैं कि वर्ब होती क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसे मिटा के फिर आपको अलग अलग वर्ब को टॉपिक वाइज समझाऊंगा कौन सी वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने नोट्स के लिए। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब कि हम इसमें समझेंगे कि ये वर्ब होती क्या क्या है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है, ऑक्सिलरी क्या होती है, फिर फ्रेजल वर्ब क्या होती है, इनका यूज क्या होता है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। किसकी तरफ? इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ठीक है, तो हम यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब किसकी बात करेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को मैंने बताया कि हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया है क्या? देखो, अकर्म नाम से आप पहचान सकते हैं। अकर्म का मतलब होगा बिना कर्म का, मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जहां नहीं होती है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो हम बात करते हैं यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब की। किसकी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया कि पूरी जानकारी वो आपको देंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अभी भी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब ये अकर्मक क्रिया है क्या? मतलब सिंपल सा है, इसका नाम से पता चलेगा बिना ऑब्जेक्ट के, मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी वर्ब्स जो अपना मीनिंग बिना किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट कर लें। मतलब वर्ब का सेंटेंस में हमने यूज किया, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और वर्ब का सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो रहा है, तो सिंपल सा वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यानी सिंपल सा हम इंग्लिश में से कह सकते हैं अ वर्ब दैट टेक्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब सिंपल सा है, एक ऐसी क्रिया जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जिसे जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि ही लाफ्स, वह हंसता है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, वह हंसता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेंटेंस का मीनिंग पूरा है कि वह हंसता है, यहाँ पर वर्ब दी है लाफ्स। ठीक है, वह हंसता है मतलब कि क्या हो गया इसमें? हंसता है, सिंपल सी है, मीनिंग पूरा हो रहा है। तो ये आपकी वर्ब कौन सी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड की बात करें एग्जांपल की, हमने कहा सी बीप्स, वह रोती है। अब यहाँ पर देखिए मीनिंग पूरा है, ऐसे हमने लिखा। थर्ड सेंटेंस लिखा गया द बेबी wept bitterly। अब यहां देखिए, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट के माइंड में। कौन सा? कि यहां पर दिया गया था बेबी wept bitterly, तो bitterly यहां पर ऑब्जेक्ट लग गया, तो ये क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर जो bitterly शब्द है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट सिंपल सा होता है कि एक
अदर मतलब ये सब्जेक्ट से अलग वर्ड, ठीक है, या वर्ब से अलग वर्ड होता है, इनके सबके परिणाम के जहां पर निकलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अभी आप ऑब्जेक्ट को मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया था बेबी वेप्ट, बच्चा रोया। अगर हम सेंटेंस इतना ही रखें, ठीक है, सेंटेंस को इतना ही रखें तो बच्चा वेप्ट, सॉरी जब बेबी वेप्ट यानी बच्चा रोया। अब बच्चा रोया तब भी तो मीनिंग पूरा हो रहा है, बच्चा रोया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया बच्चा तेजी से रोया। बिटरली का मतलब तेजी से रोया, हम कह सकते हैं वेप्ट बिटरली का मतलब फूट फूट कर रोया, मतलब बच्चा फूट फूट कर रोया। तो ये जो बिटरली शब्द है वो हमें वर्ब की विशेषता बता रहा है, कहीं ना कहीं किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। हम आगे एडवर्ब भी आपको पढ़ाएंगे, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आएगा, एडवर्ब का टॉपिक का पढ़ाएंगे तब उसमें समझाएंगे एडवर्ब क्या होता है। तो सिंपल सी ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है, और एडवर्ब अगर वर्ब के बाद आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब सिंपल सा है। अब जैसे हमने कहा ही, एक फोर्थ सेंटेंस और ले लेते हैं, सी सिंग्स लाउडली। अब ये सेंटेंस देखिए, सी सिंग्स लाउडली, वह तेजी से गाती है, वह तेजी से गाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल चीज है, बस तेजी से गाती है, तो गाने की विशेषता बताई जा रही है, यानी गाने को मॉडिफाई कर दिया गया। एक तो गाना हो गया, वह गाती है, सिंपल चीज है, वह गा रही है, अपनी धुन में गा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कह दिया गया सी सिंग्स लाउडली, वह तेजी से गाती है, तो गाने का उसका तरीका चेंज कर दिया गया कि वह एक तो गाती है, मतलब दूसरा कह दिया कि वो तेजी से गाती है, तो इसका मतलब उसकी जो वॉइस है वो कुछ ज्यादा तेज आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लाउडली क्या कर रहा है, वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी होगी, इंट्रांजिटिव। बस सिंपल सा है, एक ऐसी वर्ब जो अपना मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के पूरा कर ले वो कहलाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आई होगी, और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात, किसकी, ट्रांजिटिव। अब यहीं पर सेम इसी को समझ लेते हैं, मतलब ये तो हो गया इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को मैं इधर समझ लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब को आपको पता है कि सकर्मक क्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्या है, कर्म सहित। सकर्मक का मतलब हो गया कर्म सहित, स प्लस कर्म यानी सकर्मक, ठीक है, कर्म सहित, ठीक है। अब जो कर्म सहित मतलब सिंपल सी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मींस कर्म होता है, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी क्रियाएं जिनको मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जैसे इनमें देखिए, इनको हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, सेंटेंस मीनिंग पूरा दे रहा था, बट हमने कहा ही सोल्ड, उसने बेच दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या बेच दिया, मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। अब उसमें कहा गया ही सोल्ड, उसने बेच दिया। क्या बेच दिया, नहीं पता है ना, अब इसे ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा क्या बेच दिया। तो ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर बेच दिया, उसने अपना पुराना घर बेच दिया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट लग गया। अब मीनिंग पूरा हो गया कि उसने अपना पुराना घर बेच दिया। तो ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका सेकंड हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट यहाँ हो गया। सेकंड की बात अगर हम करें तो सेकंड में दिया गया है कि सी वॉट, ठीक है, सी वॉट उसने खरीदा। अब यहाँ पर कोई मीनिंग पूरा नहीं हो रहा, उसने खरीदा, क्या खरीदा नहीं पता है ना, सी वॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, आ न्यू कार, न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी, क्या खरीदी, नई कार। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, मीनिंग पूरा हो गया। तो वॉट, वाई मीन्स खरीदना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है वॉट, ठीक है, वॉट मीन्स खरीदा। तो सी वॉट, उसने खरीदा आ न्यू कार, एक नई कार को, मतलब उसने नई कार खरीदी। तो यहाँ पर मीनिंग पूरा हो गया। तो ये कौन सी वर्ब बन गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी वर्ब्स, सिंपल चीज है, ऐसी क्रियाएं जिनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव कहलाती हैं, और जिनको आवश्यकता नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव कहलाती हैं। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स में लिखने के लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लिंकिंग वर्ब की तरफ, किसकी तरफ, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को भी आप समझाते हैं, नहीं लिंकिंग वर्ब को हम इसको मिटाने के बाद समझाएंगे, जिससे कि पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो लिंकिंग वर्ब के बारे में हम लोग समझेंगे भी।
व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब क्या है? तो सिंपल सा देखिए, हम साधारणतः कह सकते हैं, डिफाइन करने की बात है तो अ लिंकिंग वर्ब जॉइंस अ सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब सिंपल चीज है, एक लिंकिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। अब आप लोग को सोचते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है, जो आपका सेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो है, उसमें कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं, आराम से कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जाने के बाद वीडियो मिल जाएगी, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, उसमें आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिंकिंग वर्ब किसकी बात करेंगे? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम कहते हैं संयोजक क्रिया। क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। पीछे बता चुका हूं मैं और अब फिर से बता रहा हूं, संयोजक क्रिया कहते हैं इसको। संयोजक क्रिया है क्या? सिंपल, अभी मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब जॉइंस अ सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। लेकिन अब आपको समझना यह है कि किस तरह से जोड़ती है और है कौन कौन सी वर्ब। तो जो लिंकिंग वर्ब होती है, समझ लो वर्ब बी जो होती है ना, वर्ब बी, और वर्ब बी की फॉर्म होती है आपकी इज, आर, एम, वॉज और वर। ये किसकी फॉर्म है? वर्ब वी की फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, तो यही क्रियाएं लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। बट डिफरेंस क्या दोनों के बीच में? अब आप कहेंगे ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बट ये लिंकिंग वर्ब कब होती हैं, इनको भी समझना है। तो एक चीज अपने माइंड में अच्छी तरह सेव कर लो कि अगर इन वर्ब्स के तुरंत बाद इज, आर, एम, वाज, वर, इन वर्ब्स के तुरंत बाद अगर कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आती है, मतलब मेन वर्ब इनके बाद नहीं दी गई है, चाहे वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, कंटिन्यूअस में इज, आर, एम का प्रयोग होता है, अदर किसी में इनके बाद वर्ब नहीं आती है। ठीक है, सिंपल चीज है, इज, आर, एम, वाज, वर, इनके बाद अगर वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं आई, मतलब वर्ब मतलब कि सिंपल सी है, जो आपकी मेन वर्ब होती है वो नहीं आई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उस समय ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। मतलब सिंपल सा एक चीज याद रख लीजिए अच्छी तरह से, अगर इज, आर, एम, वाज, वर के तुरंत बाद, इज, आर, एम, वाज, वर के बाद या तुरंत बाद, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो थोड़ा पहले भी हो सकता है, लेकिन ये किसी वर्ब से रिलेट नहीं कर रही हैं, किसी वर्ब को रिलेट नहीं कर रही हैं, मतलब इनके ये किसी दूसरी वर्ब की सहायता नहीं कर रही हैं। ये हेल्पिंग वर्ब कब कहा जाता है? जब दूसरी वर्ब की हेल्प करेंगी, ठीक है, उसका मीनिंग पूरा करने में, तब ये हेल्पिंग वर्ब होती है, अदरवाइज इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब अगर इन वर्ब्स के बाद दूसरी मेन वर्ब ना आकर अगर कोई दूसरा वर्ड आ जाए, मतलब वर्ब ना आए, मेन वर्ब ना आए, कोई भी वर्ड आ जाए, तो ये लिंकिंग वर्ब होंगी और इनके बाद आया हुआ शब्द जो होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लिख लें कि राम या रमेश लिख लीजिए, रमेश इज अ टीचर। हमने लिखा कि रमेश इज अ टीचर, रमेश एक अध्यापक है। अब आप देखिए इज के बाद क्या आया है? अ टीचर, मतलब वर्ब तो नहीं आई ना, वर्ब नहीं आई ना, तो वर्ब नहीं आई तो यहाँ पर जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद आया हुआ जो वर्ड अ टीचर है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब किसी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो वहां पर एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये देखिए रमेश सब्जेक्ट है और रमेश के लिए दूसरा वर्ड टीचर लगाया गया, टीचर हुई तो रमेश है, रमेश को ही टीचर बताया गया है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और इसको जोड़ने वाली जो वर्ब होगी वो कहलाएगी लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आएगी। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ये आपकी मेन लिंकिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वर, इनको लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब ये कब होगी? जब इनके तुरंत बाद कोई दूसरी वर्ब यूज की गई होगी जिनकी ये हेल्प कर रही होंगी मीनिंग पूरा करने में, उसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? तो ये लिंकिंग वर्ब आपको समझ में आ गई होगी जहां तक है। बस एक ही चीज याद रखना है लिंकिंग वर्ब में कि अगर इज, आर, एम, वाज, वर के बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आती है तो वो आपकी लिंकिंग वर्ब होंगी, उनके बाद आया हुआ वर्ड कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला है आपका ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या है अगला? ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए क्योंकि ये मेन टॉपिक आपकी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर को लेकर के वर्ब के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, तो हम इसे कहते हैं ऑक्सिलरी
वर्ब। इसी को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखो सिंपल चीज है, वे क्रियाएं जो सेंटेंस में यूज होकर किसी दूसरी मेन वर्ब की सहायता करती हैं, मेन वर्ब का मीनिंग पूरा करने में उसकी हेल्प करती हैं, उन्हीं को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। इनको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, ये दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, एंड दूसरा होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, अब इनको अलग अलग समझते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। ये माइंड से निकाल लो कि अलग अलग हैं एक ही, बट इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, मतलब कि हैं हेल्पिंग वर्ब ही दोनों, मॉडल वर्ब भी और प्राइमरी वर्ब भी। ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है? प्राइमरी वर्ब ओनली 3 है। आपकी एक वर्ब बी हो गई, जिसकी मैं आपको पहले ही फॉर्म बता चुका हूं लिंकिंग वर्ब में, इज, आर, एम, वाज और वर। ये क्या होती हैं? ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। जब इनके बाद दूसरी वर्ब आती है तब मेन वर्ब आती है, नहीं आती है तो ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना। इसके बाद वर्ब डू। ठीक है, डू वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप, डू मीन्स करना, मेन वर्ब में भी आता है, इसका मीनिंग होता है करना, और डू हेल्पिंग वर्ब में भी आता है जो सेंटेंस में दूसरी वर्ब की सहायता करता है। तो डू के लिए आपकी डू, डज या डिड। ठीक है ना, डू, डज और डिड, ये 3 फॉर्म होती हैं इसकी। एंड आपका थर्ड वर्ब है इसकी, वो क्या है? थर्ड वर्ब आपकी हैव। क्या है? हैव। तो हैव क्या हो जाएगा? हैव में आपका हैव आ जाएगा, हैज आ जाएगा और हेड आ जाएगा। ठीक है, ये 3 वर्ब कुल मिला के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो ये होती है। यानी कि 3 वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी, वी, डू और हैव। इनकी अलग अलग फॉर्म है, जो मैंने बताया कि जो आपकी वर्ब बी की फॉर्म है ये लिंकिंग वर्ब भी होती है। कब? जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब ना आए तब। लेकिन ये आपकी ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है और साथ में मैन वर्ब के रूप में, इसका मतलब होता है करना। ठीक है, ये जो हैव है, हैव का मतलब मैन वर्ब के रूप में अगर यूज होता है तो इसका मतलब होता है रखना। ठीक है, अब पास होना या रखना। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये आपके हैज, हैव, हैड के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनका यूज क्या होता है वो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि वर्ब इनका यूज किस तरह से होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा वर्ब का वीडियो वर्ब के हिसाब से रहेगा, आपको पूरा डिटेल जो होगा वो ट्रांसलेशन में आगे समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपकी मॉडल वर्ब की बात करें तो मॉडल वर्ब क्या है? देखिए मॉडल वर्ब ने क्यों कहा गया, मतलब सिंपल चीज है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जो सेंटेंस में यूज होकर दूसरे वर्ब की सहायता तो करती हैं बट साथ में उसका मूड भी चेंज कर देती है, सेंटेंस का मूड चेंज कर देती हैं, एक स्पेशलिटी दिखाती है सेंटेंस में, वो आपकी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मॉडल वर्ब्स। अब ये कौन कौन सी होती है? तो मॉडल वर्ब्स में आपका विल, वुड, देखिए जो भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं उनको साधारणतः एक तरह से एक लाइन से याद कर लीजिए। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट टू, डेयर टू, नीड टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू और यूज टू, ये आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो मेन है, जो यूज में आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका विल, वुड, ठीक है, ये इसका पास्ट हो गया। इसके बाद आपका शैल और शुड, ये इसका पास्ट हो गया, मतलब विल का पास्ट वुड होता है और शैल का पास्ट शुड होता है। विल, वुड, शैल, शुड। इसके बाद आपका कैन और कुड, कैन, कुड, और इसके बाद मे, माइट भी हम यही रख लेते हैं, मे एंड माइट, MIGHT, माइट। ठीक है, क्या क्या हो गया? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, क्या आ जाएगा आपका? मस्ट। ठीक है, उसके बाद ऑट टू, ऑट, एक मिनट, ऑट टू। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। इसके बाद आपका आ गया डेयर टू, डेयर टू, हैव टू और हैज टू, हैड टू, हैड टू। इनको हमारे एक तरह से ऑब्लिक लगा के भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही फॉर्म है। ठीक है, हैव टू, हैज टू, हैड टू और यूज्ड टू, यूज्ड
टू। ये वर्ब्स हैं आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनको हम मॉडल वर्ब्स के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका यूज क्या है, तो मॉडल वर्ब्स का पूरा यूज हम एक चैप्टर में समझाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे मॉडल वर्ब्स पर, जिसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। अगर देखा जाए तो स्पीकिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज मॉडल वर्ब्स का होता है। किसका होता है, मॉडल वर्ब्स का। स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको मॉडल वर्ब्स का टॉपिक सीखना ही पड़ेगा, अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है तो। अगर स्पीकिंग नहीं सीखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूज सेंटेंस में भी बहुत होती है, लेकिन स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा अगर जो रोल होता है वो मॉडल वर्ब्स का होता है, सबसे ज्यादा रोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये तो होगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। उम्मीद करता हूं ऑक्सिलरी वर्ब भी आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद चलते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ। सॉरी, मॉडल ऑक्सिलरी लास्ट जो वर्ब बची है 5 नंबर, वो है आपकी फ्रेजल वर्ब। क्या है, फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब जो आप लोगों के कुछ लोगों के लिए नहीं लगती होगी कि आखिर ये है क्या, हमने तो कभी पढ़ी नहीं पहले, क्योंकि आपको हर बुक में फ्रेजल वर्ब के बारे में नहीं दिया होता है। जो 10th और 12th की ग्रामर्स होती है इनमें सब में नहीं दिया होता है, कुछ बुक्स में मिल जाता है, कुछ पब्लिकेशन बुक्स में नहीं मिलता है, और कंपटीशन में भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो और इसका यूज बहुत ज्यादा ही होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। इसे मैंने बताया, कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब है क्या, इसको मैंने बताया, इसको कहते हैं कि मुहावरेदार क्रिया। क्या कहते हैं, सॉरी, मुहावरेदार क्रिया। मुहावरेदार क्रिया। अब मुहावरेदार क्रिया क्या होती है, क्योंकि मुहावरा क्या होता है, कई शब्दों का समूह होता है और जिसमें कोई कहावत कही जाती है वो मुहावरेदार क्रिया होती है। इसको हम वाक्यांशात्मक क्रिया भी कह सकते हैं, मतलब वाक्य का एक अंश लगता है पूरा। अब सिंपल चीज है, तो मुहावरेदार क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। मतलब एक ऐसी वर्ब जो किसी प्रीपोजिशन या फिर किसी एडवर्ब के साथ में यूज होती है, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें प्रीपोजिशन लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, प्रीपोजिशन जोड़ दिया उनमें, मीनिंग चेंज हो गया, तो सिंपल से वही वर्ब क्या कहलाती हैं, फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। और ये 12th क्लास में आप देखेंगे तो जो आपका इडियम फ्रेजेस हैं उसमें फ्रेजल वर्ब भी आपको पढ़ने को मिलती है क्लास 12th में, और बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। उनका मीनिंग ही अलग होता है, मतलब वर्ड्स कुछ भी होंगे लेकिन उनका मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि चेंज हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर, तो एक वर्ब है आपका, मान लीजिए गिव। क्या दिया गया है, गिव। और गिव मींस क्या होता है, देना। क्या होता है, देना। लेकिन इसी वर्ब को जब फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो जाता है गिव अप कर दिया हमने। गिव अप अलग होता है, गिव इन अलग होता है, गिव इन अलग होता है, मतलब अलग अलग कई तरीकों से यूज होती है, अलग अलग फ्रेजल वर्ब। तो गिव अप, अब जोड़ दिया, आप इसमें प्रीपोजिशन जुड़ गई तो इसका मतलब हो गया, गिव अप मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, गिव अप मतलब हो गया छोड़ना, मीनिंग चेंज हो गया, ये बन गई आपकी फ्रेजल वर्ब। कौन सी वर्ब बन गई, फ्रेजल। ऐसे हम लिखा आस्क। आस्क मींस क्या होता है, पूछना। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, आस्क में हमने फॉर जोड़ दिया, आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब हो गया मांगना। क्या हो गया, मांगना। देखिए पूछना और मांगना कितना अंतर हो गया। तो कहने का मतलब है ये वर्ब जो है ना, इनमें प्रीपोजिशन लगाने से या एडवर्ब लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है और वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। मतलब सिंपल से एक से अधिक वर्ड्स की हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा आपका ब्रिंग। ब्रिंग मींस क्या होता है, लाना। क्या होता है, लाना। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, ब्रिंग में अप और जोड़ दिया, तो ब्रिंग अप मतलब क्या हो गया, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब हो गया पालन पोषण करना। क्या हो गया, पालन पोषण करना। ये हो गया आपका ब्रिंग अप का मतलब। अब ये फ्रेजल वर्ब बन गई। तो सिंपल चीज है, ऐसी वर्ब जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब के जोड़ने से उसका मीनिंग चेंज हो गया और वो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड की अगर वर्ब बन गई तो वो सिंपल चीज वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्रेजल वर्ब कहलाती है। और ये आपको मैंने बताया कि 12th क्लास में इडियम फ्रेजेस का जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको साफ साफ लिखी हुई कई बार मिल जाएंगी। आपने 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझे कि आखिर उनका मीनिंग क्या होता है, उनको लर्न करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया वर्ब क्या होती है, काइंड्स कितने होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने बताया था कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है उनको भी समझाना था। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वो टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब आपकी 5 काइंड्स के मैंने बताई, वो तो काइंड्स हो गए। अब क्लासिफिकेशन वर्ब का वो हम अगली वीडियो में कराएंगे, किस तरह से फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट क्या होती है, उनका यूज क्या होता है, वो सब बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।